Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all. So let's discuss about the table of content today. हम discuss करेंगे climate finance add another layers of inequity to the climate change. First, second is the IIM bill. Third is Holocene climate anomalies. प्रीलिम से रिलेटेड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जीआई टैग, जिनको राजस्थान में जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है कुछ चीज़ों को। सोशल रिफॉर्मर अन्ना बाहू साठे के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कोर कंफर्ट on the policy of environment, and lastly we will discuss about the WHO report on tobacco control. So these are the topics which are relevant with the mains as well as for the prelims, and at the end of the video we will discuss टू प्रोबेबल मीन्स क्वेश्चन जो शायद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। पहला आर्टिकल बात करने वाला है आईआईएम बिल को लेकर, इम्पॉर्टेंट है फॉर द जीएस पेपर 2। देखिए, 2017 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसे बोला गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट। ओके, अब ये एक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड है, इसकी अपनी कुछ ऑटोनॉमी है। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नाउ वी वांट टू विड्रॉ दिस बिल। अब ये पूरी सिचुएशन हुई क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस बिल को यहाँ पर रिवैम्प करने वाले हैं, ये पूरी चीज़ें समझने के लिए हमें जानना होगा आईआईएम एक्ट 2017 के बारे में। चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स हियर। देखिए, 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट को यहाँ पर कुछ ऑटोनॉमीज़ दी गई थी। क्या ऑटोनॉमी? देखिए, इस एक्ट के साथ जो 20 एग्जिस्टिंग आईआईएम्स हैं, ठीक है, उन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दे दिया गया। दूसरी चीज़, इन्होंने ग्रांट कर दिया ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक्स एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द आईआईएम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट का यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि फ़ीस क्या होगी, किसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी इन इंस्टीट्यूट में, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई भी से नहीं होगा। ओनली व्हाट गवर्नमेंट नीड्स कि यहाँ पर एक पीरियोडिक इंडिपेंडेंट रिव्यू किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, जो आईआईएम्स को यहाँ पर करना है और जिसमें वो फेल हो गए हैं। साथ ही ये अलाउ कर रहा है कि ये अवॉर्ड करेगा डिग्री टू डियर ग्रेजुएट्स। अनटिल नाउ, अगर आपको पता है, दे हैवंट बीन गवर्न्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट nor overseen by the University Grant Commission. So IIMs, what they are doing, they are basically awarding postgraduate diplomas to their students. यहीं पर डिसाइड किया गया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बनाया जाएगा। They'll be executing the body of each IIM comprises of the 19 members. Now what they have to do? चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं आईआईएम के, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रिव्यू ये करेंगे और एटलीस्ट साल में एक बार या साल में तीन सालों में एक बार ये यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है उसको अपने पब्लिक डोमेन सिस्टम पे यानी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कुछ आईआईएम्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। फाइनली व्हाट इज़ हैपनिंग, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि वो इसको वापस लेंगे विद दी 2023 बिल, क्योंकि गवर्नमेंट का बोलना साफ है कि देखिए, जो पावर हमने दिए हैं उसको यहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है। सो 2023 का बिल यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करेगा विच इज़ द पोस्ट ऑफ विजिटर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, nominees on the director selection committee and the chairperson of the coordination forum of the IIM. ये विजिटर यहाँ पर क्या करेंगे, दे कैन इनिशिएट द रिव्यूज़ और इंक्वायरीज एंड रिमूव द डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द आईआईएम्स। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी बोला है कि ये डिससेटिस्फाइड है जो आईआईएम ने लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। लाइक व्हाट दे हैव टू डू कि 3 साल में भाई आपको एक बार कोई भी जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पर पब्लिक डोमेन में लाना था, बट दे आर नॉट डूइंग इट। साथ ही आईआईएम्स में लेकर फीस को लेकर
एमबीए की बढ़ती हुई फीस को लेकर लगातार आप देख रहे हैं चर्चा का विषय बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली द फीस इज टचिंग द हाइट ऑफ 90 और लैक्स और समथिंग। सो इसकी वजह से देखिए एक मिसमैनेजमेंट को देखकर ये पूरा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, विच इज़ अ वेरी बोल्ड मूव। आपको आईआईएम एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको 2023 का जो बिल यहाँ प्रपोज हो रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी इन न्यूज़ फॉर अ लॉन्गर रन। ओके, so moving on to the next article, and we'll be discussing about the forest conservation amendment bill। आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाइनली आपको पता होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ओके, बहुत कंट्रोवर्शियल बिल रहा है ये अमेंडमेंट बिल 2023। इसे लोकसभा ने बहुत ही कम डिबेट के साथ यहाँ पर पास कर दिया है। नाउ जो भी डिस्कशन है उसके लिए वेट किया जा रहा है कि राज्यसभा में बिल में क्या यहाँ पर डिसीजन लिए जाने वाले हैं। बिल की इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए ये अलाउ कर रहा है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर एग्जम्पशंस को लेकर कुछ यहाँ पर नियमों को चेंज किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम, हाउ डज द बिल रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ द एक्ट। देखिए सबसे पहला मुद्दा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो की चेंजेस हैं वो मेजरली हमें 3 की चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। पहला, इट इज़ इंसर्टिंग प्रीएम्बल, जो कि बोल रहा है इंडियाज कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, देयर बायोडाइवर्सिटी एंड टैकलिंग चैलेंज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है अमेंडिंग द नेम ऑफ द एक्ट टू 1 विच इज़ द संरक्षण एवं संवर्धन अभियानम, ओके, फॉर द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, विच मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वन अधिनियम जो कि संरक्षण एवं संवर्धन के लिए काम करेगा फॉर द लॉन्गर रन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये बिल यहाँ पर कहाँ अप्लाई होने वाला है, ये स्टिपुलेट करेगा केवल उन लैंड्स को जिनको नोटिफाई किया गया है एज द फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, या इसके अलावा कोई भी अदर रिलेवेंट लॉ हैं दैट वर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड विल बी एक्नॉलेज्ड एज द फॉरेस्ट अगेन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। साथ ही यहाँ पर एग्जम्पशंस दिए गए हैं, ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा कहाँ पर, पहली कंडीशन हम बात कर लेते हैं, टू फॉरेस्ट लैंड विच इज सिचुएटेड 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर and to be used for the strategic projects of the national importance। या दूसरा ये कहाँ पर नहीं लागू होने वाला, to the land ranging from 5 to 10 hectares for security and the defense project। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या कहाँ है, देखिए जो वर्तमान में जो एक्ट हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918, यहाँ पर ये एक्ट अप्लाई करता है एनी फॉरेस्ट लैंड और इंक्लूड करता है डीम्ड फॉरेस्ट को विच आज एरिया विद आर सिग्निफिकेंट रिकवर एंड अंडर ग्रोथ इवन इफ इट इज़ नॉट ऑफिशियली इवन क्लासिफाइड एज दी फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कवरेज बहुत बड़ा है, अमेंडमेंट के साथ ये कवर छोटा होने वाला है। साथ ही ये जो अमेंडमेंट है ये रिमूव कर देगा उन सारे चेक एंड बैलेंसेस को जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन के लिए या कंसेंट लेना फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़ और फॉर एरियाज नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, पोटेंशियलिटी ओपनिंग दैम अप इन द कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही इट विल इंसेंटिवाइज प्राइवेट पार्टीज जो डेवलप करना चाहते हैं प्लांटेशन इन डिग्रेड फॉरेस्ट और रिस्टोर द ट्री पेचेस। अर्लियर होता क्या था, देखिए अगर हम इसके पहले की बात करें, जो प्राइवेट प्लांटेशन है या रिफॉरेस्टेड लैंड होते हैं इनको ऑफिशियली मार्क नहीं किया जाता था एज अ फॉरेस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब इंसेंटिवाइज करने की बात की जा रही है। साथ ही ये बिल यहाँ पर बात कर रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो हम कार्बन सिंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको क्रिएट करने के लिए 3 बिलियन टन्स का कार्बन सिंक इंडिया तैयार कर देगा 2030 तक। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में है। नेशनल बॉर्डर कंट्रोवर्शियल टर्म अगर जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, या फिर जैसा मैंने आपको बताया 5 से 10 हेक्टेयर का सिक्योरिटी डिफेंस प्रोजेक्ट जहाँ पर होगा उसको यहाँ पर एक्ट से बाहर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ होगा इकोलॉजिकली हार्मफुल प्रोजेक्ट्स का। और इसी सब को देखते हुए आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पर कंसर्न जताया है। कंसर्न क्यों? इन्होंने बोला जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो ट्राइबल लोग हैं उनके अधिकार यहाँ से छिन सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इनको दिए गए हैं उसमें आपको कुछ इशू देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इस पूरे बिल को जब पेश किया गया इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं देखने मिली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग नहीं की गई, और मेजर जो बिल का फोकस है वो पूरा आ गया कार्बन सिंक के ऊपर, जो कि 3 मिलियन टन का कार्बन सिंक इंडिया बनाने के बारे में सोच रहा है। और इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई डाउट ना निकलना, कोई क्वेश्चन आंसर्स का रेज ना होना एक इशू क्रिएट कर देता है। चलिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बात कर ली है इस बिल के बारे में, हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है क्या। देखिए CP19 क्योटो प्रोटोकॉल अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो अपनी खुद की एक डेफिनेशंस यहाँ पर दे सकें। एंड एज पर दैट इंडिया की डेफिनेशन बोलती है कि हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर फॉरेस्ट को बांटेंगे। पहला तो क्राउन कवर परसेंटेज, जहाँ पे जो ट्री क्राउन कवर है वो आपको 10% से लेके 30% देखने मिलेगा। दूसरा मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड, ऐसा एरिया जो कि 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में है। एंड थर्ड इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री। इसके हिसाब से आप देखेंगे जो पोटेंशियल रीच है या जो मेच्योरिटी है इन सिटू एरिया में, मतलब जहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है, इट इज़ द 2 to 5 मीटर्स यहाँ पर इंडिया ने मान के रखा हुआ है। सो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है it's accepted by the United Nations Framework Convention on the Climate Change also and the FAO। सो इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्लूड करता है ऐसे सारे लैंड्स को ओवर 1 हेक्टेयर विद अ ट्री canopy density of more than 10% irrespective of who is the owner or what is the legal status। In fact, this entire definition also covers the orchids, bamboo and the palm trees under this particular forest definition। So when we talk about the forest cover, usually हम forest cover को very dense, moderately dense, open forest, shrubs या नॉन फॉरेस्ट की कैटेगरी में लेकर चलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको आसान हो जाएगा। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन या मैनग्रोव जो एरिया है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाउ इंडिया कवर्स और गिव दिस डेफिनेशन। साथ ही इस मैप को आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आपको देखने मिलेगा। एंड यू विल फाइंड मध्य प्रदेश इज़ ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। Also you will find Arunachal Pradesh, and on the 3rd number in the list is of Chhattisgarh। चलिए, डिस्कसिंग द लास्ट आर्टिकल फॉर द मेंस प्रोस्पेक्टिव, बात करने वाले हैं हम क्लाइमेट चेंज को लेकर देखने वाली इनइक्वालिटीज़ को लेकर। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट जो हैं ये पूरी दुनिया भर में कैंपेन कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं टू रेज देयर इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट अडेप्टेशन को लेकर, मिटिगेशन को लेकर, इसको बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जो छोटी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही कम कार्बन एमिशन किया है आज की डेट में, अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ की या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की या साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही कम यहाँ पर कार्बन एमिशन किया है। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं बिकॉज ऑफ द कार्बन चेंज फिनोमेना। दे आर नाउ एट दैट कंडीशन जहाँ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट चढ़ा हुआ है, येट ग्लोबल वार्मिंग से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि भाई यहाँ पर इन कंट्रीज़ को कुछ चेंज करने ज़रूरी हैं। अब आप ये चार्ट यहाँ पर देख लीजिए।
चार्ट 1 को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। देखिए चार्ट 1 यहाँ पर शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो पर कैपिटा एमिशन अगर आप देखेंगे 1980 से 21 के बीच में अलग अलग जोग्राफिकल रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो अफ्रीका, एशिया एक्सक्लूडिंग चाइना, इंडिया ऑल्सो हम बात करेंगे, साउथ अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर एक फिक्स्ड ब्लैक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है हमने, ये वाली। ओके, सो इसको बेसिकली हम बेस लाइन बोल रहे हैं जो कि टारगेट है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विच इज़ व्हाट, विच इज़ 2.3, लेट मी राइट इट हेयर, ये है 2.3 टन्स पर कैपिटा, बट इट नीड्स टू बी लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमें पता है। अब आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिए इन कंट्रीज़ का एक्सपेंडिचर या CO2 का एमिशन, यू विल नोटिस दैट डेवलपिंग कंट्रीज, okay, they are doing a lot of carbon emission, but when it comes to their investment it is very less. First thing आप देख लीजिए UAE एंड US, दे हैव, हालांकि इन्होंने जो कार्बन एमिशन है उसको यहाँ पर डिक्लाइन भी किया है, ठीक है। पुराने चार्ट्स की अगर हम बात की जाए तो इनका जो कार्बन एमिशन है वो आपको 21.8 टन्स और 14.9 टन्स रिस्पेक्टिवली देखने मिल जाएगा, जो कि पिछले से काफ़ी कम है। ये तो रही एक बात। देखिए जब हम इस तरीके की फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। सो इट्स बेटर कि आप अपने पास से इस तरीके की जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसका एक छोटा सा पिक्चर रख लीजिए या फिर आप अपने हाथ से इन चार्ट्स को ड्रॉ कर लें। जब हम चार्ट 2 की बात करते हैं तो ये शो करता है टोटल इन्वेस्टमेंट इन द क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटी बाय ईच वर्ल्ड बैंक रीजन एज द फ्रैक्शन ऑफ दैट रीजन्स टोटल GDP। नाउ यू विल नोटिस कि यहाँ पर जो इंक्लूड यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, वो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन की बात कर लीजिए, अडाप्टेशन एक्टिविटीज़ की बात कर लीजिए, या फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी जो है उसको कम करने के लिए बात कर लीजिए, तो आप देखेंगे इन बोथ द ईयर जो सब सहारन अफ्रीकन दे हैड द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन इन द क्लाइमेट फाइनेंस विच इज़ द 1.3% ऑफ देयर GDP। वहीं आप देखेंगे ईस्ट एशियन कंट्री एंड द पैसिफिक दे आर गिविंग 1%। ऑपोजिटली इफ़ यू नोटिस द USA, द कैनेडा, उनका जो प्रपोर्शन आपको देखने मिलेगा इट इज़ द लीस्ट विच इज़ ओनली 0.3%, एंड दे आर द बिगर कंट्रीज, दे शुड इन्वेस्ट मोर। कमिंग ऑन टू द थर्ड चार्ट ऑल्सो, चलिए थर्ड चार्ट की बात करें तो ये टोटल अप्रूव्ड फंड बताता है हमें और उनका एक्चुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताएगा। आप 2003 से देखिए तो $3.3 बिलियन को अप्रूव किया गया था और डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू दी साउथ एशिया ओनली 1.3%। सो दिस इज़ द सिचुएशन कि फंड्स एलोकेशन तो हो रहे हैं बट जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज़ वेरी लेस। एंड कमिंग ऑन टू द फोर्थ इमेज, ये शो कर रही है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बाय द कंट्री एंड द रिस्क ऑफ डेप्ट या डिस्ट्रेस, कि भाई क्लाइमेट और इन सब को लेकर जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सिचुएशन ये लोग देख रहे हैं उसकी वजह से किस तरीके की सेंसिटिविटी आ गई है, कंट्रीज़ किस तरीके से सफ़र कर रही हैं। सो यू विल नोटिस दिस इज़ हाउ द एंटायर सिस्टम इज़ वर्किंग विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। और इसी को लेकर लगातार आप देखेंगे कि डिबेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। अपने आप में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आर्टिकल आपको देखने मिल जाएगा। सो आप चाहें तो आप इस के पूरे डिस्कशन का PDF फॉर्मेट हमारी वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल कीप दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन योर करंट अफेयर्स नोटबुक। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स डिस्कशन। बहुत छोटे छोटे से डिस्कशन होने वाले हैं, सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है। पहला आर्टिकल है GI टैग्स के बारे में जो कि दिया गया है क्राफ्ट्स फ्रॉम राजस्थान एंड मैंगूज ग्रोन इन दी गोवा। चलिए देख लेते हैं आखिर की हाइलाइट्स हैं क्या। देखिए जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई ने अवार्ड किया है GI टैग को 7 प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। ये 7 प्रोडक्ट्स क्या हैं, देखिए
जैसलमेर धातु शिल्प जिसे हम मेटल क्राफ्ट बोलते हैं, गोवा का मंकरुंद मैंगो गावन बैबनिका, उदयपुर का कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर का काशितकारी क्राफ्ट, जोधपुर का बंदेज क्राफ्ट और बीकानेर का उस्ता कला क्राफ्ट। वहीं आप देखेंगे तो गोवा का मानकुराद मैंगो जिसको मैल कराडो भी बोला जाता है, ये मैंगो का एक वैरायटी होता है। इसकी अपनी हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसमें पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस हमें देखने मिलता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। लेट्स हैव अ वेरी क्विक बाइट, एक बहुत सरसरी निगाह के साथ देख लेते हैं कि आखिर इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब हम गोवान बैबनिका की बात करते हैं तो ये एक इंडो पोर्तुगीज पुडिंग है जिसको क्वीन ऑफ गाउन डिज़र्ट भी बोला जाता है। जैसलमेर धातु शिल्प के बारे में अगर हम बात करें तो इसे उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। इसके अंदर आपको घुंघरू, घंटी या दूसरे जो डेकोरेटिव मेटल है जिन्हें ब्रास पर क्रिएट किया जाता है उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट दी उदयपुर कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, तो इसमें ऑर्नामेंटेशन वेपन्स गोल्ड या सिल्वर के जो बनाए जाते हैं और जिन्हें वायर किया जाता है इनटू मेटल उनको शामिल किया जाता है। बीकानेर काशितकारी क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट का फॉर्म है जिसमें फाइन स्टिचेस, मिरर वर्क या फिर जो मैरिज एसोसिएटेड गिफ्ट आइटम्स होते हैं वहाँ पर आपको ये कलाकारी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट दी जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, तो ये बहुत ही फेमस टेक्सटाइल आर्ट है राजस्थान का जिसके अंदर टाइंग, डाइंग या जो मुस्लिन, सिल्क या वॉयल के फैब्रिक्स होते हैं उनके ऊपर टाई डाई करके बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के साथ कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ दी बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट जिसे गोल्ड नक्काशी भी बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये इन्वॉल्व करता है लेदर क्राफ्ट यूजिंग अनट्रीटेड रॉ कैमल हाइड प्रोसेस्ड एंड मोल्डेड बाय द डैपकर कम्युनिटी। देखिए, किसी भी चीज़ को जीआई टैग देने का मतलब ही है उसकी यूनिक आइडेंटिटी और क्वालिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट रखना। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, सोशल रिफॉर्मर अन्ना भाऊ साठे। जीएस पेपर 1 के लिए रिलेवेंट हो जाता है। रिलेवेंस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की है, उसी हिसाब से आपको इसकी रीडिंग करनी है। देखिए, बीआरएस और दूसरी पार्टीज़ और चीफ मिनिस्टर ने डिमांड करना चालू करी है कि जो सोशल रिफॉर्मर, राइटर या फोक पोएट हैं अन्ना भाऊ साठे, इनको भारत रत्न दिया जाए। इसीलिए हम पढ़ेंगे अन्ना भाऊ साठे के बारे में। अन्ना भाऊ साठे जिनको तुकाराम भाऊराव साठे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सोशल रिफॉर्मर में फोक पोएट है, राइटर है जिनका संबंध आपको महाराष्ट्र से देखने मिलेगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दलित मांग फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी जो राइटिंग्स हैं ये मेजरली सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म से इन्फ्लुएंस रहती हैं। अन्ना भाऊ साठे की बात करें तो इनकी जो आइडियोलॉजिकल जर्नी है वो इवॉल्व होगी फ्रॉम द बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय नन अदर देन बट द ग्रेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स प्रिंसिपल। साथ ही इन्हें कई बार आप देखेंगे दलित साहित्य के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस पॉइंट आउट। इनके जो लिटरेरी वर्क हैं वो आपको देखने मिलेंगे जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, ठीक है, या जो दलित कम्युनिटी उनके स्ट्रगल पर अटेंशन लाने के लिए बात की जाती है। अन्ना भाऊ साठे की अगर हम बात करें तो ही इज़ एन अकम्प्लिश्ड मराठी राइटर एंड कुड नॉट अटेंड द फॉर्मल स्कूलिंग, बट इसके बाद भी इन्होंने लगभग 35 से ज़्यादा नोवेल्स यहाँ पर लिख दी हैं जिसमें से जो फ़कीरा है ये इनका मास्टरपीस कहा जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं इंडिया के कोर सेक्टर की। देखिए, इंडिया के जो 8 कोर सेक्टर हैं विच आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है पूरे जून के महीने में। ये रिपोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास कैसे आई, देखिए इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को पेश किया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे हम आईआईपी के नाम से जानते हैं। आईआईपी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, आपको एग्जामिनेशन देखने मिलेगा। बेसिकली आईआईपी एक तरीके का इंडिकेटर है जो मेजर करता है किसी भी प्रकार के चेंजेस को इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कंपाइल करता है सारे डेटा को और इसे पब्लिश करता है बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
आईआईपी अपने लिए बेस ईयर का चुनाव करता है 2011 और 12। साथ ही अगर हम बात करें तो आईआईपी मैप करता है कितने चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं। साथ ही ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या दूसरी अलग सेक्टर्स को पॉलिसी पर्पस से, पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या चेंजेस की आवश्यकता है, उसके लिए एक डेटाबेस प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी क्वार्टरली जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एस्टीमेट है वो कितना है और कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आ गई है टोबैको कंट्रोल को लेकर। देखिए डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर रिवील किया है कि जो अवेयरनेस है, कैंपेन है, नो स्मोकिंग साइंस है, इसने 27% का रिडक्शन लाने की कोशिश करी है पब्लिक स्मोकिंग इन दी पब्लिक प्लेस इन द सिटी। ग्लोबली अगर हम बात करें तो लगभग 300 मिलियन स्मोकर्स आपको यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेंगे। डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर बताया है कि पिछले 15 सालों में हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल दी टोबैको। बहुत सारी कंट्री जैसे ब्राज़ील, टर्की, नीदरलैंड, मॉरिशस सभी ने एम पावर को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। इंडिया इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। इंडिया का प्रोग्रेस हेल्थ वार्निंग लेबल्स टोबैको प्रोडक्ट्स पे लेकर, चाहे प्रोडक्ट जो डिपेंडेंस ट्रीटमेंट है या ई सिगरेट्स को बैन करना, स्मोकिंग के क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाना या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अवेयरनेस देना, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इंडिया का जो प्लान है टू इम्प्लीमेंट वार्निंग ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर साबित होगा। साथ ही हमें 20 साल पुराना जो टोबैको कंट्रोल लेजिस्लेशन है इंडिया में, उसे भी चेंज करने की आवश्यकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर एम पावर मेजर है क्या। देखिए डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क के साथ कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल विच इज़ दी डब्ल्यूएचओ एफटीसीटी, डब्ल्यूएचओ ने इंट्रोड्यूस किया है एम पावर मेजर 2008 में। एम पावर एक सेट है 6 कॉस्ट इफेक्टिव और हाई इम्पैक्ट मेजर्स का, जो कि किसी भी कंट्री को हेल्प करेगा ताकि वो टोबैको की डिमांड और टोबैको के कंजम्पशन को यहाँ पर कम कर सके। ये मेजर्स इन चीज़ों में यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। मॉनिटर करना टोबैको को यूज़ को या जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, साथ ही लोगों को स्मोक करने से प्रोटेक्ट करना, दूसरों मतलब जो लोग हैं जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, स्टिल दे वांट टू कि भाई हम छोड़ दें, उनकी मदद करना, जो टोबैको से क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी देना, साथ ही टोबैको एडवर्टाइजमेंट्स को यहाँ पर क्या करना है, इनको रिलीज़ करना, ठीक है, और टोबैको एडवर्टाइजमेंट को आई एम सॉरी बैन करना, या जो प्रमोशन है या स्पॉन्सरशिप है इनको यहाँ पर ख़त्म करना, और साथ ही टोबैको पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लाया जा सकता है वो लेकर आए, सो दैट इनका जो कंजम्पशन है ये आपको कम देखने के लिए मिले। टोबैको कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए टोबैको, जिसे आप निकोटिना टोबैकम के नाम से जानते हैं, माना जाता है कि इसका जो ओरिजिनेशन है वो साउथ अमेरिका से हुआ है। वर्ल्ड में आज की डेट में अगर हम बात करें तो 3 मिलियन टन्स लीव्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको देखने मिल जाता है, जहाँ पर फॉरेस्ट फ्री पीरियड 90 to 120 डेज़ का होना चाहिए और ट्रांसप्लांटिंग से हार्वेस्टिंग के बीच में। ऑप्टिमम मीन डेली टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इट शुड बी 20 to 30 डिग्री। वहीं अ ड्राई पीरियड इज़ रिक्वायर्ड। देखिए एक बार सो कर दिया, लेकिन राइपनिंग के लिए यहाँ पर एक ड्राई सीजन की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर हम बात करें एक्सेस रेनफॉल अगर होगा तो थिन और लाइट वेटेड लीव्स होंगी, और अगर ड्राई सीजन मिल जाएगा तो द लीव्स विल बी गुड। एक्सेप्ट फॉर सम शॉर्ट डेज वेराइटी, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको इज डे न्यूट्रल इन इट्स रिस्पॉन्स टू द फ्लावरिंग। वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 400 से 600 mm का पानी यहाँ पर टोबैको को चाहिए होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के डिस्कशन को लेकर। बात करेंगे मेंस के क्वेश्चन के बारे में। आई एम गिविंग यू 2 गुड क्वेश्चंस दैट यू कैन राइट, और साथ ही आप अपने आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी, आपको एक लिंक मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर ये क्वेश्चंस की लिंक आपको मिलेगी, वेयर यू कैन अपलोड योर आंसर्स फोटोग्राफ
All right. So first question is, explain India's intended nationally determined contribution. What are steps taken to achieve by the country's INDC goal? Also suggest some measures to augment them. Next question is, the objective of the climate action has been to keep global temperature rise to less than 1.5 degree of the pre-industrial level. Are the current affairs of the government and the world organizations sufficient enough in this regard? Critically analyze. ओके सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर ऑफ द मेंस. यू विल गेट द अपलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो.